नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी ये क्लास है वो है चौहानों की संबंधित ये दूसरी क्लास होगी। और इससे पहले हम एक क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्लास है वो डाल चुके हैं। आज की इस दूसरी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, दूसरी क्लास देखिएगा दोस्तों। दूसरी क्लास हम पढ़ते हैं अजमेर का चौहान वंश। अजमेर का जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश को आज हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में। उत्पत्ति के बाद हमने पढ़ा चौहानों के जो संस्थापक थे चौहान वंश के अजमेर के अंदर, वो थे वासुदेव चौहान। वासुदेव वासुदेव के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दुर्लभ राज। कौन बनते हैं? दुर्लभ राज। और दुर्लभ राज के बाद शासक जो बनते हैं वो बनते हैं गुवक प्रथम, जो चौहानों के प्रथम आजाद शासक थे। प्रतिहारों से जो आजाद होकर चौहानों के प्रथम जो आजाद शासक बने थे गुवक प्रथम। इससे पहले जो चौहान वंश है वो प्रतिहारों का सामंत हुआ करता था। ठीक है। गुवक प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं चंदन राज। कौन बनते हैं? चंदन राज। और चंदन राज की जो पत्नी थी रुद्राणी, रुद्राणी जो दीपदान की प्रथा प्रारंभ करती है, कहां पर? पुष्कर अजमेर के अंदर। वो इसी चंदन राज की पत्नी थी। उसके बाद बनते हैं वाकपति राम। कौन बनते हैं? वाकपति राम शासक बनते हैं। इसी वाकपति राम के जो पुत्र थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह, और यही लक्ष्मण सिंह और लखन सिंह नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। इस इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज प्रथम। कौन बनते हैं? पृथ्वीराज प्रथम। उसके बाद जो कहानी स्टार्ट होती है वो होती है अजमेर के चौहान वंश की। यानी सबसे पहले वो बनते हैं अजय राज। कौन बनते हैं? अजय राज। 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक अजय राज से अजमेर के चौहानों की कहानी शुरू होती है। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अर्णोराज। अर्णोराज के बाद शासक बनते हैं वो बनते हैं इनके पुत्र विग्रहराज। विग्रहराज या बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ, इसके बाद शासक बनते हैं। कौन बनते हैं विग्रहराज के बाद शासक? विग्रहराज के बाद शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। कौन बनते हैं? पृथ्वीराज द्वितीय। ये वही पृथ्वीराज द्वितीय है जो क्या करते हैं, अपने भाई की हत्या करके यहाँ पर शासक बनते हैं। और शासक बनने के बाद ये अपने भाई की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये शासक बनते हैं। तो जो चौहानों के प्रथम भ्रातृहंता कहलाते हैं वो कहलाते हैं कौन? पृथ्वीराज द्वितीय। अब और आपसे ये पूछ ले कि चौहानों के प्रथम जो पितृहंता थे वो कौन थे? वो इसी वीरराज के भाई थे, अर्णोराज के बेटे थे, जिनका नाम था जगदेव, जो 1153 ईस्वी के अंदर क्या कर देते हैं? अपने पिता अर्णोराज की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और इसी पृथ्वीराज के बाद, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? इनके बाद शासक बनते हैं सोमदेव। सोमदेव जो है दोस्तों, सॉरी सोमेश्वर। कौन बनते हैं? सोमेश्वर। सोमेश्वर भी है वो अर्णोराज के पुत्र थे और इनकी निसंतान मृत्यु हो जाती है। और सोमेश्वर के बाद जो शासक बनेंगे वो बनेंगे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। और इन्हीं के बाद बनेंगे
गोविंदराज जो इसी पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। इनके बाद बनेंगे इनको हराकर हरिराज जो पृथ्वीराज के भाई थे। और इनके बाद जो शासक बन जाते हैं हरिराज के बाद, वो बन जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अजमेर के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। तो के अजमेर के चौहानों की कहानी थी वो चलती है हरिराज तक। तो हमने दोस्तों जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था कहां तक, पृथ्वीराज द्वितीय तक की कहानी हमने पढ़ ली थी। अब आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है सोमेश्वर को हम पढ़ेंगे। और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज को, हरिराज को, इनके संबंध में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोमेश्वर। और सोमेश्वर को पढ़ने से पहले, पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कहानी के रूप में मैं आपको इनकी जानकारी देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, सोमेश्वर जो है वो किसके पुत्र थे, वो अर्णोराज जो है, अन्ना जी जो है इनके पुत्र थे। और इनकी जो पिताजी थे अर्णोराज, इनकी क्या थी, दो रानियां थी। एक रानी का नाम था क्या, मारवाड़ की रानी संधवा, और दूसरी गुजरात की रानी थी जिनका नाम था कंचना देवी। तो कंचना देवी से दो पुत्र जन्म लेते हैं, जगदेव और पृथ्वीराज, सॉरी विग्रहराज चतुर्थ। और जो मारवाड़ रानी थी संधवा, उस संधवा से जन्म होता है किसका, सोमेश्वर। ठीक है, तो ये वही सोमेश्वर है अन्ना जी के या अर्णोराज के पुत्र। तो दोस्तों सोमेश्वर जो है, सोमेश्वर का बचपन का जो नाम था वो था प्रताप लंकेश्वर। और इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, कैमाश राठौड़ और कदमवास। इनके दो क्या थे, दरबारी विद्वान थे, दरबारी कवि थे। तो कदमवास है वो छत्तरगढ़ दुर्ग या नागौर दुर्ग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसी दुर्ग को क्या मिलता है, एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा जाता है या एक्सीलेंट अवार्ड इसे दिया जाता है। सोमेश्वर जो है दोस्तों, ये सोमेश्वर कोंकण के राजा नागार्जुन को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। कोंकण राजा नागार्जुन को ये पराजित करते हैं। उसके बाद कलचर्री की राजकुमारी कर्पूरी देवी से इनका विवाह हो जाता है। और ये कर्पूरी देवी थी वो अचल दास की पुत्री थी। ठीक है, यही सोमेश्वर अपने पिता अर्णोराज का क्या बनाते हैं, स्मारक बनाते हैं। और यही अर्णोराज ब्रह्मा, महेश और विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं। और यही सोमेश्वर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। यही सोमेश्वर के एक भाई थे जिनका नाम था कानराज। ये कानराज गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था प्रताप सिंह सोलंकी। प्रताप सिंह सोलंकी की इनके भाई कानराज है वो अजमेर में क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इसी हत्या का बदला प्रताप सिंह सोलंकी के पुत्र थे जिनका नाम था भीम सिंह, या उनको मूल राज के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या लेते हैं, इस सोमेश्वर से अपने पिता की मौत का बदला लेते हैं। और 1153 ईस्वी के अंदर, सॉरी सोमेश्वर को क्या कर देते हैं, ये 1177 ईस्वी में क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। और इन्हीं हत्या के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जो इसी सोमेश्वर और इनकी पत्नी कर्पूरी देवी का पुत्र था। कौन, पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोमेश्वर को, उसके बाद चर्चा करेंगे पृथ्वीराज तृतीय की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सोमेश्वर को। देखिएगा, तो देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं सोमेश्वर से। देखिएगा सोमेश्वर, सोमेश्वर सोमेश्वर की जो कहानी स्टार्ट होती है वो होती है 1166, या कई किताबों में 1169 मिला है, से लेकर 1177 तक जो था वो इनका काल था। सोमेश्वर शासन करते हैं वो कब करते हैं, 1166, या कई किताबों में मिलता है 1169 से लेकर 77 तक ये शासन करते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों कि सोमेश्वर जो है इनके बचपन का जो नाम था, इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, इनके बचपन का नाम था
प्रताप लंकेश्वर। क्या था? प्रताप लंकेश्वर। इनके बचपन का नाम था प्रताप लंकेश्वर। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके दरबारी कवि। इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? इनके दरबारी कवि थे वो थे, एक का नाम था कदम्बवास। क्या नाम था? कदम्बवास। और दूसरे कौन से? कैमास राठौड़। कैमास राठौड़। ये दो इनके क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि थे या दरबारी विद्वान थे। ये कदम्बवास जो है दोस्तों, ये कदम्बवास है वो अही छत्तरगढ़, अही छत्तरगढ़ या जिसे नागौर दुर्ग का क्या करते हैं? निर्माण करवाते हैं। और इस दुर्ग को क्या मिलता है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट अवार्ड, अवार्ड मिलता है। ठीक है, क्या मिला? इसी छत्तीसगढ़ नारागौर दुर्ग को क्या मिला? एक्सीलेंट अवार्ड मिला था। तो इसकी निर्माण कौन करवाते हैं? इस दुर्ग का कदम्बवास राठौड़ करवाते हैं। अब बात करते हैं कि सोमेश्वर जो थे, इस सोमेश्वर का जो युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? कोंकण राजा के साथ। किसके साथ है? कोंकण के एक राजा थे जिनका नाम था मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन, क्या नाम था इनका? मल्लिका अर्जुन के साथ इनका युद्ध होता है और मल्लिका अर्जुन को ये क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्लिका अर्जुन को ये सोमेश्वर है वो क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद कलचर्री की राजकुमारी कर्पूरी देवी से, कर्पूरी देवी से इनका क्या होता है? विवाह होता है। तो कोंकण राजा मल्लिकार्जुन को पराजित करने के बाद इनका विवाह किसके साथ होता है? कलचर्री की राजकुमारी थी। कलचर्री की क्या थी? कलचर्री की एक राजकुमारी थी जिनका नाम क्या था? कर्पूरी देवी। इन कर्पूरी देवी से क्या हो जाता है? इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, हाँ, इनका विवाह यहाँ हो जाता है। और ये कर्पूरी देवी जो थी वो पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये पुत्री थी, वो थी अचल दास की। किसकी थी? अचल दास की पुत्री थी। अचल दास की क्या थी? पुत्री थी। कौन? कर्पूरी देवी। तो अब ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सोमेश्वर के बचपन का नाम क्या था? प्रताप लंकेश्वर था। इनके दरबारी कवि कदम्बवास और कैमास राठौड़ थे। और ये कदम्बवास जो है वो अही छत्तरगढ़ या नागौर दुर्ग का निर्माण करते हैं जिसे एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया। और ये कोंकण राजा के साथ इनका युद्ध होता है। इस अर्जुन, इनका नाम था मल्लिकार्जुन, और इस मल्लिकार्जुन को ये पराजित करते हैं। और इस युद्ध के बाद ये कलचर्री की राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह करते हैं। और ये पुत्री थी किसकी थी? अचलदास की पुत्री थी। यहां तक आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं इनसे आगे थोड़ी बात देखिएगा। तो आगे देखिएगा, सोमेश्वर जो है दोस्तों, ये वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। वैद्यनाथ मंदिर का क्या कराते हैं? निर्माण करवाते हैं। दूसरी बात, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या करते हैं? मूर्ति स्थापित करवाते हैं। क्या कराते हैं? मूर्ति स्थापित करते हैं।
क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की क्या करते हैं, ये मूर्ति स्थापित करते हैं। अपने पिता अर्णोराज का स्मारक बनवाते हैं। क्या बनाते हैं, अपने पिता अर्णोराज का स्मारक बनवाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इनके भाई थे, इनके क्या थे, भाई थे, इनके भाई थे जिनका नाम क्या था, इनके भाई कानराज। क्या नाम था इनके भाई का, कानराज। कानराज है, कानराज अजमेर में, अजमेर में गुजरात के एक शासक थे, गुजरात के शासक प्रताप सिंह सोलंकी, प्रताप सिंह सोलंकी की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। प्रताप सिंह सोलंकी की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कौन, कानराज, जो भाई किसके थे, सोमेश्वर के। तो गुजरात शासक प्रताप सिंह की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कौन, सोमेश्वर के भाई कानराज। और इसी प्रताप सिंह सोलंकी के पुत्र थे, इन प्रताप सिंह सोलंकी के पुत्र थे, और इस पुत्र का नाम क्या था, भीम सिंह था। क्या था, भीम सिंह। भीम सिंह या इसी का क्या नाम है, मूलराज। क्या नाम है, मूलराज। तो प्रताप सिंह सोलंकी के पुत्र का नाम क्या था, भीम सिंह या मूलराज जो थे, ये क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। किसकी, सोमेश्वर की। किसकी हत्या कर देते हैं, सोमेश्वर की है ये हत्या कर देते हैं। कब, 1177 ईस्वी के अंदर। कब, 1177 ईस्वी के अंदर क्या कर देते हैं, भीम सिंह सोलंकी है वो सोमेश्वर की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और यहां से उसके बाद उनके पुत्र जो थे, कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बनते हैं 1177 से लेकर 1192 तक। तो पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर किसको पढ़ेंगे हम, अब देखिएगा किसको पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसको, पृथ्वीराज तृतीय को। अब देखिएगा हम पढ़े किसको, पृथ्वीराज तृतीय को हम पढ़ेंगे। देखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल प्रारंभ जो होता है वो होता है 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसको, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। हम आपको पहले थोड़ी सी कहानी बता देते हैं, ताकि कहानी आपको याद रखने में क्या होगी, सरलता होगी। तो देखिए, कहानी स्टार्ट करते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय जो थे दोस्तों, सोमेश्वर के पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था, कर्पूरी देवी था, जो कलचर्री की राजकुमारी थी, अचल दास की क्या थी, पुत्री थी। अब इसी पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका नाम था पृथ्वीबाई परभा, और इनके एक भाई थे जिनका नाम क्या था, हरिराज। क्या नाम था, हरिराज। ठीक है, इनके एक पुत्र थे जिसका नाम था, क्या नाम था इनके पुत्र का, गोविंद राज। और इसी पृथ्वीराज का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, पृथ्वीराज का जन्म अनहिल पाटन गुजरात में 1166 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहां पर, अनिल पाटन गुजरात के अंदर इनका जन्म होता है। इनकी जो उपाधि थी वो थी दल पंगुल की उपाधि ये धारण करते हैं। दल पंगुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है विश्व विजेता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था नाट्य रंभा। इनका एक मंत्री था जिसका नाम था
कदमवास राठौड़, सॉरी कैमास राठौड़। इनके मंत्री का नाम क्या था? कैमास राठौड़। और इनके जो सेनापति थी जिसका नाम था बोनेकमल, क्या नाम था? बोनेकमल। और इनकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी? इनकी माता थी कर्पूरी देवी। इनके जो दरबारी विद्वान थे वो थे वागीश्वर, जनार्दन और चंद्रबरदाई, और एक और थे जिनका नाम था जानक भट्ट। ये क्या थे? इनके दरबारी कवि थे। दोस्तों इनका इतनी कहानी सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे जो इनके क्या थे, समकालीन शासक जो थे, इनके चारों ओर जो शासक थे वो कौन कौन से शासक थे, किन शासकों के साथ इनकी बनती थी, किन के साथ इनकी नहीं बनती थी, और के साथ इनका युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, और आगे की कहानी हम थोड़ा पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पृथ्वीराज को। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का जो नाम था वो क्या था। सबसे पहले देखिए इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? सोमेश्वर था। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर था। अब पढ़ते हैं इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। क्या था? कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था। अब आगे पढ़ते हैं कि इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी। इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? दल पंगुल। दल पंगुल। दल पंगुल इनकी उपाधि थी। और इस दल पंगुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? इस दस पंगुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। ठीक है। अब बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो है वो 1166 ईस्वी के अंदर हुआ था अनहिल पाटन में। कहां पर? अनहिल, अनहिल पाटन। और ये अनहिल पाटन है कहां दोस्तों? अनहिल पाटन है गुजरात के अंदर। अनहिल पाटन गुजरात में क्या होता है? इनका जन्म होता है। अब पढ़ते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। इनकी जो पत्नी थी, इनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सयोंगिता, सयोंगिता था। दूसरी का जो नाम था वो था इंचिनी। क्या था? इंचिनी। इनकी दो पत्नियां थी, सयोंगिता और इंचिनी। ठीक है। और इनके एक पुत्र था। इनके क्या था? एक पुत्र था। और इस पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? इनके पुत्र का नाम था वो था गोविंद राज। इनके पुत्र का क्या नाम था? गोविंद राज इनके पुत्र का नाम था। ओके। अब पढ़ते हैं यहाँ पर कि इनकी एक बहन भी थी। इनकी क्या थी? एक बहन थी। और इस बहन का नाम क्या था? पृथ्वीबाई, पृथ्वीबाई प्रभा। पृथ्वीबाई प्रभा इनकी बहन का नाम था। इनका एक भाई था। इनका एक क्या था? भाई था। इस भाई का नाम क्या था? हरिराज था। क्या नाम था? हरिराज। ठीक है। अब जो इनके एक घोड़ा था, घोड़ा, घोड़े का नाम क्या था? इनका जो एक घोड़ा था और इस घोड़े का नाम क्या था? नाट्य रंभा। क्या था? नाट्य रंभा। नाट्य रंभा इनके घोड़े का नाम था। इनके जो मंत्री थे, इनके जो मंत्री थे उस मंत्री का क्या नाम था? कैमास राठौड़। क्या था? कैमास राठौड़। कैमास राठौड़। अब बात करते हैं इनके सेनापति की। इनका जो सेनापति था, सेनापति, सेनापति थे वो थे बोनेकमल। कौन थे? बोनेकमल। अब बात करते हैं यहाँ पर इनके दरबारी कवि। दरबारी कवि जो थे इनके वो कौन थे? इनके जो दरबारी कवि थे, इनके चार दरबारी कवि थे। एक का नाम था जनार्दन। क्या नाम था? जनार्दन। एक और थे जिसका नाम था वागीश्वर। क्या नाम था? वागीश्वर। इनके ऊपर पृथ्वीराज रासो, इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी?
पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो लिखते हैं वो लिखते हैं चंद्र बरदाई। कौन लिखते हैं? चंद्र बरदाई लिखते हैं। और इस चंद्र बरदाई के बचपन का जो नाम था वो क्या था? बचपन का जो इनका नाम था वो क्या था? बालिंद था। क्या था? बालिंद। इनके बचपन का नाम क्या था? बालिंद था। एक और जो इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई थी वो थी पृथ्वीराज विजय। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी, ग्रंथ जो लिखा गया था पृथ्वीराज विजय। क्या था? पृथ्वीराज विजय। जो इनके दरबारी विद्वान थे दोस्तों, उन्हीं की बात करता हूँ। पृथ्वीराज विजय को कौन लिखते हैं? जे से ध्यान रखना, जे से क्या रखोगे? जयानक भट्ट। क्या? जयानक भट्ट। ये क्या थे? इनके ऊपर दो पुस्तक ग्रंथ लिखे गए थे। एक तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, जो लिखते हैं चंद्र बरदाई, जिनका बचपन का नाम था बालिंद। और एक लिखा गया था पृथ्वीराज विजय, जो जयानक भट्ट ने लिखा था। ठीक है, तो ये कहानी थी किसके बारे में? अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे किसके विषय में? जो इनके जो समकालीन शासक हुआ करते थे वो कौन कौन थे। इन्होंने जो अपनी माता कर्पूरी देवी थी उनके संरक्षण के में कौन कौन से इन्होंने किस किस शासकों को पराजित किया और किन किन के साथ दुश्मनी के बीज इन्होंने बोले थे, तो उन सभी पे चर्चा करते हैं। देखिएगा अगली स्लाइड के अंदर। देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर हम पढ़ते हैं। देखिए यहां पर देखिए पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, जिनका शासन काल रहा था 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है दोस्तों, ये पृथ्वीराज तृतीय की हम कहानी पढ़ेंगे। देखिए, तो पृथ्वीराज तृतीय जो है उनके समकालीन जो शासक थे वो कौन कौन थे? तो देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज समकालीन जो शासक थे पंजाब के अंदर, पंजाब, पंजाब, भरतपुर, अलवर, अलवर में एक जाति थी जिस जाति का नाम था बंडानक। कौन सी जाति थी? बंडानक। और इन बंडानक जाति जो थी, इस बंडानकों के जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, उसका नाम था देवा। तो जाति कौन सी थी? बंडानक, बंडानक। और इनके जो शासक थे उसका नाम क्या था दोस्तों? देवा नाम का शासक था। ठीक है, तो इस बंडानकों की के शासक देवा को पृथ्वीराज चौहान इनका ऐसा ट्रीटमेंट करता है, इनको ऐसा ट्रीटमेंट करते हुए यहाँ से खदेड़ते हुए यहाँ तक सिंध जो प्रांत है, इस सिंध प्रांत तक क्या करके आते हैं? खदेड़ के आते हैं। उसके बाद जो शासक है यहाँ पर देखिएगा हरियाणा के शासक, हरियाणा, हरियाणा के जो शासक थे उनका नाम था नागार्जुन। क्या था? नागार्जुन। और ये नागार्जुन कौन थे दोस्तों? ये नागार्जुन इनके चचेरे भाई थे, चचेरे भाई। क्या थे? चचेरे भाई थे नागार्जुन। और आपको पता ही है चचेरे जो भाई होते हैं वो आपको पता है क्या करते हैं? गोचा करते हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है, जब नागा अर्जुन इनके साथ क्या करते हैं? इनको गोचा करते हैं, समझते हो गोचे का? तब पृथ्वीराज चौहान इनका नागा अर्जुन का क्या करते हैं? अच्छी प्रकार से क्या करते हैं? ट्रीटमेंट कर देते हैं। और जो सर्वप्रथम राजा बनते ही जो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो इस अपने चचेरे भाई नागा अर्जुन का करते हैं। तो अच्छे से ट्रीटमेंट करके इसको यहाँ से खदेड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ पर शासक बनते हैं वो अगले शासक कौन है? वो देखिएगा कन्नौज के शासक, कन्नौज। यहाँ पर क्या पड़ता है? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर पड़ता है? यूपी में।
कनौज कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। और इस यूपी के शासक कनौज के कौन थे? जयचंद गढ़वाल। कौन थे? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल यहाँ के शासक थे और इनकी एक पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता था। क्या नाम था? संयोगिता था। ठीक है, संयोगिता था। तो बात करते हैं संयोगिता। कनौज और यूपी के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता था। और इस संयोगिता का जो ननिहाल था दोस्तों, वो कहाँ था? दिल्ली। और दिल्ली का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। जब दोनों इन्हीं का, जो पृथ्वीराज चौहान जो है, इन्हीं का ननिहाल क्या था? दिल्ली। और संयोगिता में कहाँ रहती थी? अपने ननिहाल दिल्ली में रहती थी। और तो वहां पर इनकी क्या हो जाती है? आंखें चार हो जाती है, एक दूसरे पर ये लट्टू हो जाते हैं और क्या हो जाता है? इनमें प्रेम संबंध हो जाता है, प्रेम है वो परवान चढ़ जाता है। और संयोगिता कहती है कि मेरा जो विवाह है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ ही करना है। लेकिन जयचंद गढ़वाल जो है दोस्तों, वो इस बात को नहीं मानते हैं और संयोगिता के लिए एक स्वयंवर की क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। उस स्वयंवर के अंदर जितने भी आसपास के जो राजा थे, उन सभी को आमंत्रित किया जाता है, छोड़कर पृथ्वीराज चौहान को। तो इनको छोड़कर क्या किया जाता है? सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। और इस पृथ्वीराज की जो मूर्ति होती है, मूर्ति को क्या रख दिया जाता है? उस आयोजन सभा के जो गेट होता है उसके ऊपर उसकी स्टेच्यू को, उसकी मूर्ति को रख दिया जाता है। तो और संयोगिता को कहा जाता है कि इनमें से आप कोई भी जो अपना वर है वो चुनिएगा और उनको सरस्वती माला दे दी जाती है। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, जो स्वयंवर जो होता है, स्वयंवर की जो स्थापना होती है उसके अंदर जो होती है उसको वरमाला नहीं बोलकर सरस्वती माला बोली जाती है। तो संयोगिता जो है वो क्या लेती है? जो सरस्वती माला लेकर चारों ओर घूमकर उनका चेहरा देखते हुए आती है और आकर अपने पिता के पास सामने खड़ी होकर कहती है कि रिजल्ट नॉट फाउंड, रिजल्ट नॉट फाउंड। तो जयचंद गढ़वाल कहते हैं कि ट्राई अगेन। क्या? ट्राई अगेन। तो फिर ये सहयोगिता फिर से घूमकर आती है और फिर से आकर जयचंद गढ़वाल के सामने खड़ी होकर कहती है रिजल्ट नॉट फाउंड। तो जयचंद गढ़वाल है वो उनकी तरफ देखते हैं और देखते देखते सहयोगिता क्या है, जो मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, उस मूर्ति के ऊपर अपनी माला है, सरस्वती माला है, वो उनके गले में डाल देती है और उन्हें अपना पति मान लेती है। तो यहाँ से सहयोगिता को जब पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चलती है तो पृथ्वीराज चौहान जो एक बहादुर वीर शासक थे, वो क्या करते हैं? सहयोगिता के साथ क्या कर लेते हैं? गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं दोस्तों? जिस प्रकार से आजकल जो लव मैरिज की आप कहानी सुन रहे हो, उसी वक्त इसको क्या बोलते थे? गंधर्व विवाह बोलते थे। तो यहाँ से संयोगिता को उठाकर वो क्या कर लेते हैं? इनके साथ गंधर्व विवाह कर लेते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा इससे आगे जो है वो होता है महोबा। क्या? महोबा। ये महोबा भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। और यहाँ के जो शासक थे जिनका नाम था परमर्दी देव। क्या नाम था? परमर्दी देव। परमर्दी देव यहाँ के शासक थे। ठीक है, इस परमर्दी देव के दो क्या होते थे? सेनापति हुआ करते थे, जिनका नाम था आला और एक का नाम था उदल। आला और उदल क्या थे? इनके दो सेनापति थे। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पड़ता था क्या? सिरहोई। यहाँ पर क्या था? सिरहोई। और सिरहोई के जो शासक थे वो कौन थे दोस्तों? सिरहोई के शासक थे सहसमल। क्या नाम था? सहसमल। और इस सहसमल की क्या थी? इस सहसमल की एक पुत्री थी। इस पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? इंशिनी था। क्या था? इंशिनी था। इसकी पुत्री का क्या नाम था? इंशिनी था। और यहाँ पर क्या पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है गुजरात। गुजरात। और गुजरात के जो शासक थे वो थे भीम सिंह सोलंकी। क्या नाम थे? भीम सिंह, या इन्हीं का जो दूसरा नाम था वो क्या था? मूलराज। क्या नाम था? मूलराज। ये वही भीम सिंह है जिनका जिनकी जिनके द्वारा अपने पिता प्रताप सिंह सोलंकी की हत्या का बदला लिया जाता है। किसको मारकर? सोमेश्वर को मारकर। तो देखिए
दोस्तों यहाँ पर ये कहानी यहाँ तक चलती है, और यहाँ जो पढ़ता है वो क्या पढ़ता है, पाकिस्तान पढ़ता है, और यहाँ पर जो पढ़ता है वो पढ़ता है अफगानिस्तान, और यहाँ पर जो पढ़ता है वो पहले क्या नाम था इसका, गोरा प्रदेश। ठीक है, गोरा प्रदेश। और गोरा प्रदेश के शासक थे वो थे मोहम्मद गोरी। कौन थे? मोहम्मद गोरी थे। ठीक है, अब देखिएगा, ये थी पृथ्वीराज के समकालीन शासक, यानी पृथ्वीराज के जो चारों ओर के जो शासन करता थे। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि पृथ्वीराज के जो समकालीन शासक हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, पृथ्वीराज के समकालीन शासकों में पंजाब, भरतपुर, अलवर के जो समकालीन शासक थे वो कौन थे, बंडानक थे, यानी देवा शासक था। हरियाणा के इनके चचेरे भाई थे जिनका नाम था नागार्जुन। कन्नौज के शासक जो थे, जो यूपी में पड़ता है, जयचंद गढ़वाल, जिनकी पुत्री संयोगिता थी, जो हमने कहानी हमें आपको अभी बताई। उसके बाद देखिए महोबा। महोबा जो है दोस्तों, महोबा के शासक तो कौन थे, वो थे परमर्दी देव, और परमर्दी देव के दो सेनापति थे जिनका नाम था आला व उदल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिरोही। सिरोही के जो शासक थे वो कौन थे, सहसमल थे। कौन थे? सहसमल। और सहसमल की पुत्री थी जिसका नाम क्या था, इंचिनी था, जिनके साथ भी क्या करते हैं पृथ्वीराज, क्या करते हैं, गंधर्व विवाह करते हैं। इसकी कहानी हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। पहले ये देखिएगा गुजरात। गुजरात के शासक कौन थे, भीम सिंह। भीम सिंह के साथ पहले से ही पृथ्वीराज की क्या चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि इनके पिता सोमेश्वर की हत्या करते हैं कौन, भीम सिंह सोलंकी। और यहाँ पर पड़ता है गोरा प्रदेश, और गोरा प्रदेश जो है देखिए दोस्तों, समकालीन शासकों के ऊपर बात करते हैं। समकालीन शासकों में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो पंजाब, भरतपुर और अलवर था, यहाँ पर जो शासक थे वो किसका था, बंडानकों का। बंडानक शासक कौन थे, देवा, इनका शासन था। यहाँ पर इनके चचेरे भाई थे नागार्जुन, नागार्जुन का शासन था। यहाँ पर देखिए पड़ता है कन्नौज। क्या पड़ता है, कन्नौज। इस कन्नौज के शासक कौन थे, वो थे जयचंद, जयचंद गढ़वाल। कौन थे, जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम क्या था, संयोगिता था। क्या नाम था, संयोगिता। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है कौन, महोबा। क्या पड़ता है, महोबा। ये भी कहाँ है, यूपी के अंदर है। महोबा के शासक जो थे उनका नाम था परमर्दी देव। क्या नाम था, परमर्दी देव। और इसी परमर्दी देव के दो सेनापति थे जिनका नाम था आला व उदल। क्या नाम था, आला व उदल। क्या नाम था इनका, आला व उदल। आला व उदल दो इनके सेनापति थे। देखिए यहाँ पर पड़ता है क्या, सिरोही। सिरोही। और सिरोही के जो शासक थे वो कौन थे, वो थे सहसमल। कौन थे, सहसमल। सहसमल थे। इनकी एक पुत्री थी सहसमल की, और सहसमल की पुत्री का नाम क्या था, इंचिनी था। क्या नाम था, इंचिनी था। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है क्या, गुजरात। गुजरात। इस गुजरात के शासक थे वो कौन थे, भीम सिंह थे। कौन थे, भीम सिंह। भीम सिंह, इसी का नाम क्या था, मूलराज। क्या नाम था,
मूलराज। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान बताया, पाकिस्तान के बाद यहाँ अफगानिस्तान बताया, अफगानिस्तान के बाद ये था वो कौन सा प्रदेश था, गोरा प्रदेश था। इस गोरा प्रदेश के शासक थे वो कौन थे, मोहम्मद गोरी। कौन थे, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी यहाँ के शासक बनते हैं कब, 1173 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हमने पहले भी चर्चा कर ली, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, वो देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा, पृथ्वीराज सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हैं बंडानक देवा का, जो सिंध तक छोड़ते हैं। फिर इनके चचेरे भाई थे नागार्जुन, जो सबसे ज्यादा गोचा इनको किया करते थे, तो इस गोचे को निकालकर इन्होंने फेंक दिया। उसके बाद कन्नौज, कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल, इनके साथ भी इनकी दुश्मनी हो गई। किस वजह से, सहयोगिता की वजह से, ये हमने चर्चा कर ली। अब देखिएगा यहाँ पर पढ़ते हैं महोबा को। ये जो महोबा है, इस महोबा के शासक कौन थे, परमार्दी देव। इनके दो सेनापति थे, आला और उद्दल। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ते हैं सिरोही को। सिरोही के शासक थे सहसमल, और सहसमल की पुत्री क्या थी, इंचनी। इंचनी का जो मंगनी है, जो विवाह तय है, वो किसके साथ कर रखा था सहसमल ने, भीम सिंह सोलंकी के साथ कर रखा था। लेकिन ये इंचनी इसको पसंद नहीं करती थी। ये शादी करना किसके साथ चाहती थी, इंचनी जो शादी करना चाहती थी वो पृथ्वीराज तृतीय के साथ करना चाहती थी। तो ये इसको क्या लिखती है, पत्र लिखती है, लेटर लिखती है। पृथ्वीराज से कहती है कि अगर तुम वीर पुरुष हो, बहादुर पुरुष हो, तो आप मुझसे शादी कीजिए, वरना मैं क्या कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, मैं भीम सिंह सोलंकी से शादी नहीं करूंगी। तो इससे पहले भी भीम सिंह के साथ, गुजरात के शासकों के साथ पृथ्वीराज ने की दुश्मनी थी, वो पहले से ही थी। क्यों थी, क्योंकि इनके जो पृथ्वीराज के जो चाचा थे कानराज, वो भीम सिंह के पिता जो थे प्रताप सिंह सोलंकी, उनकी हत्या कर देते हैं, और उनकी हत्या का बदला लेते हैं भीम सिंह, जो पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इनके साथ तो पहले से इनकी दुश्मनी चल रही थी। और ये दुश्मनी का दूसरा कारण यहाँ पर क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान है वो गंधर्व विवाह कर लेते हैं। किसके साथ, इंचिनी के साथ। इंचिनी के साथ गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तो जो ख्रूंड थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ था, उस ख्रूंड को फिर से पृथ्वीराज चौहान इंचिनी के साथ विवाह करके क्या कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, उसको तरोताजा कर देते हैं। तो इनके साथ भी इनकी दुश्मनी होगी। तो देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी दुश्मनी हो रखी है। परमार्दी देव की कहानी पढ़ते हैं अभी। तो आला और उदल जो है वो सेनापति थे किसके, इस परमार्दी देव, महोबा के शासक परमार्दी देव के। जब पृथ्वीराज महोबा पर आक्रमण करते हैं परमार्दी देव के ऊपर, उस वक्त ये आला और उदल जो है वो कहाँ नहीं होते हैं, इनकी सेना में नहीं होते हैं। किसी नाराजगी की वजह से इनके परमार्दी देव को छोड़कर ये कहीं गए होते हैं, गुजरात गए होते हैं। लेकिन जब परमार्दी देव के साथ इनका युद्ध हो रहा होता है, तब अंतिम पड़ाव के अंदर जब ये युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है ये, इनके साथ जो युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध होता है, महोबा का युद्ध होता है। कौन सा होता है, महोबा का युद्ध। और ये जो महोबा का युद्ध होता है वो कब होता है, 1182 के अंदर होता है। और महोबा स्थान है कहां पर, यूपी के अंदर होता है। ठीक है, तो महोबा यूपी के अंदर ये युद्ध होता है 1182 के अंदर। महोबा के युद्ध को ही तमुल का युद्ध भी बोलते हैं। इसी युद्ध को क्या बोलते हैं, तमुल का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को तमुल या महोबा का युद्ध है वो 1182 में पृथ्वीराज तृतीय और परमार्दी देव के बीच में होता है। जब ये अंतिम पड़ाव में होता है, पृथ्वीराज की विजय होने वाली होती है, उसी वक्त आ टपकते हैं ये इस्लामी बल्लेबाज जो धुआंधार बैटिंग करते हैं। कहां पर, किसकी सेना के ऊपर, धुआंधार बैटिंग करते हैं, चौके छक्के लगाने शुरू कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर। इतनी बहादुरी के साथ, इतनी वीरता के साथ ये यहाँ पर अपना पराक्रम करते हैं, और पृथ्वीराज की सेना की गर्दन है वो धड़ से अलग कर रहे होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जो है दोस्तों, वो पृथ्वीराज चौहान की जो टांगे थी वो थर थर कांपने लगी थी, और वो इनकी वीरता को देखकर बहुत ज्यादा अचंभित हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। इतनी बेहतरीन बैटिंग इन्होंने की थी पृथ्वीराज की सेना के ऊपर कि इनके छक्के छुड़ा दिए थे। और इसी विषय के अंदर इंग्लिश इतिहासकार है जिग्निग, और वो जिग्निग कहते हैं कि 11 वर्ष जिए, 11 वर्ष कुकर जिए,
12 वर्ष जिए शिकार, 18 वर्ष क्षेत्रीय जिए, बाकी जीवन अधिकार। इसका अर्थ क्या हुआ कि 11 वर्ष जो उम्र होती है वो कुत्ते की होती है, 12 वर्ष जीता है सियार, 18 वर्ष जो उम्र होती है वो क्षेत्रीय की होती है, क्योंकि क्षेत्रीय 18 वर्ष की उम्र के अंदर अपने अपने यौवन के ऊपर होता है, अपनी वीरता अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसका खून जो होता है अपनी मातृभूमि के लिए उबल रहा होता है, उबाल के ऊपर होता है, और वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए इंग्लिश इतिहासकार लिकनिक ने इन्हें क्या बताया है, क्षेत्रियों की उम्र 18 वर्ष बताई है दोस्तों, कि इस उम्र के अंदर जो क्षेत्रीय लोग होते हैं उनकी जो उम्र है वो 18 वर्ष ही बताई गई है, क्योंकि इस उम्र के अंदर उनका जो खून होता है वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने के लिए होता है, उबल रहा होता है, उफान खा रहा होता है, अपनी वीरता अपना पराक्रम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वो तैयार रहते हैं इसी उम्र के अंदर। तो इसी आला और उदल की वीरता से प्रभावित होते हैं पृथ्वीराज चौहान। अंत में ये विजयी तो होते हैं पृथ्वीराज चौहान, और आला और उदल क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन आला आला और उदल जो है इसकी वीरता की कहानी जिग्निक ने अपने जो विदेशी इतिहासकार थे जिग्निक, अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था आलाखंड। इस आलाखंड के अंदर इन्होंने इनकी वीरता का क्या किया है, जिक्र किया है, प्रशंसा की है या लिखा है। और इसी आला को, ये जो आला है इसे सप्त चिरंजीवी कहा गया है दोस्तों। आला को क्या कहा गया है, सप्त चिरंजीवी भी कहा गया है। तो ये कहानी थी महोबा की। तो दोस्तों यहाँ पर बंडानक देवा के साथ पृथ्वीराज ने अपनी दुश्मनी के बीज बो रखे थे, नागार्जुन के साथ अपनी दुश्मनी के बीज बो रखे थे, कनौज के साथ अपनी दुश्मनी के बीज बो रखे थे, महोबा के साथ अपनी दुश्मनी के बीज बो रखे थे, सिरहोई के साथ बीज बो रखे थे, गुजरात के साथ बो रखे थे। और इसी बात का फायदा उठाते हैं कौन, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी को ये सभी आमंत्रित करते हैं कि आप पृथ्वीराज चौहान पर क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए, हम आपका साथ देंगे। और ये पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में आमने सामने होते हैं, किसके किसके सामने होते हैं, मोहम्मद गौरी के। तो देखिए वो तराइन का प्रथम युद्ध, देखिए दोस्तों तराइन युद्ध पढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है वो होता है 1191 ईस्वी। होता किन किन के मध्य है, पृथ्वीराज तृतीय और इनके साथ कौन देते हैं, गोविंदराज, जो कहां के शासक थे, दिल्ली के शासक थे गोविंदराज। कहां के शासक थे गोविंदराज, दिल्ली के। और इनके साथ थे, वो थे सामंत सिंह। कौन थे, सामंत सिंह। और ये सामंत सिंह कहां के शासक थे, मेवाड़ के। कहां के थे, मेवाड़ के। और ये सामंत सिंह क्या थे, बहनोई थे, पृथ्वीराज चौहान के बहनोई थे। पृथ्वीराज चौहान की एक बहन थी जिनका नाम था पृथ्वीबाई प्रभा। पृथ्वीबाई प्रभा के साथ सामंत सिंह का विवाह होता है, ठीक है। तो ये इनका जो आक्रमण होता है, युद्ध होता है, वो किसके साथ होता है, मोहम्मद गौरी के साथ होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने होते हैं तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर। तब दोस्तों क्या होता है, इनके मध्य युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर एक अच्छे योद्धाओं की तरह लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान की सेना और पृथ्वीराज चौहान, और उनका साथ देते हैं गोविंदराज और उनके बहनोई सामंत सिंह। तो इस तराइन के प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से परास्त करते हैं, और गौरी वहां से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। और भागते हुए गौरी का पीछा पृथ्वीराज चौहान नहीं करते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है पृथ्वीराज चौहान की। तो दोस्तों पीछा ना करने की वजह से वापस अपने कैंप में आकर क्या करने लग जाते हैं, उस विजय के उपलक्ष्य में अपने भोग और विलास की जिंदगी जीने लग जाते हैं पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज की संपूर्ण सेना। पूरे 12 वर्षों तक मोहम्मद गौरी अपनी तराइन के प्रथम युद्ध की हार का जो खरोंड उनके था उसको खरोंचते हैं, उसको याद करते हुए बेहतरीन पराक्रम के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ, अपनी सेना के कौशल के साथ युद्ध अभ्यास करते हुए वो अपने युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं, अपनी सेना को तैयार करते हैं। तो दोस्तों इसी बात का बिल्कुल भी चिंता या बेफिक्र होकर है वो भोग विलास में रहते हैं पृथ्वीराज तृतीय।
और इसी बात का फायदा उठाते हुए त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है। क्या होता है? त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का जो द्वितीय युद्ध होता है वो कब होता है? 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में जो युद्ध होता है त्राइन का, वो किन किन के मध्य होता है? पृथ्वीराज तृतीय और इनके साथ होते हैं गोविंद राज दिल्ली के शासक, और एक इनके सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है खांडे राव। क्या होता है? खांडे राव। ये खांडे राव और मोहम्मद गौरी के मध्य क्या होता है? त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है। कब होता है? 1192 ईस्वी के अंदर। ठीक है। त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जो है वो एक बड़ी सेना के साथ आते हैं। 1,20,000 की सेना के साथ ही त्राइन के मैदान में वापस एक अच्छी बैटिंग करने के लिए उपस्थित होते हैं। बेहतरीन बैट्समैन साथ मिलाते हैं, तेज गेंदबाज अपने साथ मिलाते हैं। और लेकिन जब मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज की सेना आकर खड़ी होती है तो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी कहते हैं कि हम आपसे युद्ध लड़ने के उद्देश्य से नहीं आए हैं, बल्कि हम आपके साथ संधि करने के लिए आए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान इस बात को मान जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं और वो वापस कैंप में जाकर अपने भोग और विलास में खो जाते हैं। फिर से मोहम्मद गौरी क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी क्या कर देते हैं? अपनी 1,20,000 की बड़ी सेना के साथ उन पर क्या कर देते हैं? उनके कैंप पर आक्रमण कर देते हैं। उस वक्त पृथ्वीराज की जो सेना थी वो गहरी नींद सो रही होती है और कुछ जो सैनिक थे वो अपनी दिन की जो दिनचर्याएं होती है, दैनिक क्रियाएं होती है, वो कर रहे होते हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी की बड़ी सेना जो थी वो आधी सेना को जगने से पहले ही काट देती है, मौत के घाट उतार देती है। ये मोहम्मद गौरी का एक बहुत बड़ा विश्वासघात था पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो गलतियां करते आ रहे थे वो जो गलतियां थी वो इतिहास की सबसे बड़ी गलतियां थी। वरना आज जो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों के अंदर कुछ इतिहास है वो अलग लिखा होता। दोस्तों, यहाँ पर जो है त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर जो इनके सेनापति थे खांडे राव, ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान की सिरसा हरियाणा में सरस्वती नामक स्थान पर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और लेनूपाल लेनूपाल और लेनूपाल व फरिश्ता नामक दो क्या थे? इतिहासकार थे जिन्होंने इस तराइन के युद्ध को क्या कहा है दोस्तों? तोरावाटी का युद्ध या नारायणा का युद्ध भी कहा है। क्या कहा है? तोरावाटी या नारायणा का युद्ध भी कहा है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान क्या कराते हैं? दिल्ली के अंदर पिथौराय गढ़ का निर्माण करवाते हैं। अजमेर के अंदर कला साहित्य विकास का निर्माण करवाते हैं और इनके ऊपर 31 दिसंबर 2000 को क्या कर डाक टिकट जारी कर दिया जाता है। और ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर सीसा खाना नामक गुफा का निर्माण करवाते हैं। अपनी माता जो कुल देवी जो इनकी थी चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण ये स्वयं करवाते हैं। और 1978 के अंदर, कब? 1978 के अंदर जो इनका स्मारक था, इनका जो एक स्मारक था, इस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, एक बात मैंने आपको बताई, 31 दिसंबर 2000 को इनके ऊपर क्या कर दिया गया था? डाक टिकट जारी कर दिया गया था। तो ये कहानी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इससे आगे जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं। इससे आगे शासक बनते हैं गोविंद राज। कौन बनते हैं? गोविंद राज। ये गोविंद राज कौन से हैं दोस्तों? जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। 1192 से 94 तक ये शासन यहाँ पर करते। लेकिन गोविंद राज के ऊपर इनके जो चाचा थे जिनका नाम था हरिराज, क्या नाम था? हरिराज। ये क्या कर लेते हैं? इनसे गद्दी छीन लेते हैं। ठीक है, ये क्या थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे? भाई थे। और ये क्या कर लेते हैं? इन पर आक्रमण करके गद्दी छीन लेते हैं। लेकिन गोविंद राज किसके पास आते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। किसके पास? कुतुबुद्दीन
ऐबक के पास आते हैं सहायता मांगने के लिए, और ये इनकी सहायता मांगते हैं, लेकिन ये इनकी सहायता करते हैं, ये इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। कब आक्रमण जो करते हैं वो कब करते हैं दोस्तों, वो करते हैं 1194 ईस्वी में, और 1194 ईस्वी में इनको क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। पराजित करने के बाद आप कहोगे कि फिर गोविंदराज कहाँ चले गए, गोविंदराज गए कहाँ, जब दिल्ली यानी अजमेर में शासन हो जाता है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि गोविंदराज गए कहाँ। तो गोविंदराज दोस्तों कहाँ चले जाते हैं, रणथंभौर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, रणथंभौर चले जाते हैं। और रणथंभौर के अंदर ये 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, चौहान वंश की स्थापना करते हैं। कौन, गोविंदराज। और इस बात को रणथंभौर को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।